भारत को एक राष्ट्र के रूप में, एक नेशन के रूप में ना दिखाया जाए। भारत को इंडिया कहा जाए, भारत कहा जाए, हिंदुस्तान कहा जाए, क्या मानते हैं आप, क्या कहा जाए? कि भारत शायद वास्तव में पहले राष्ट्र नहीं रहा होगा, पहले देश नहीं रहा होगा। अंग्रेज आए तो अंग्रेजों की प्रतिक्रिया में हम राष्ट्र। नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। जब हम हिस्ट्री की बात करते हैं, इतिहास की बात करते हैं, भूगोल की बात करते हैं, साइंस की बात करते हैं, संस्कृति की बात करते हैं, सभ्यता की बात करते हैं, तो हमारे जहन में कई बार बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं। सवाल बहुत 100 साल पुराने वाले भी खड़े हो जाते हैं और आज के यानी आधुनिक युग के भी सवाल हमारे मन में जन्म लेने लगते हैं। लेकिन आज हमारे बीच जो शख्सियत, जो इंसान मौजूद हैं, आज वो आपके सारे सवालों का जवाब देंगे, चाहे वो सवाल इतिहास संबंधी हो या फिर मॉडर्न जमाने में जो सवाल आपके मन में उपजते हैं कई बार, वो सवालों के जवाब आज आपको मिलेंगे। तो मैं बिना बातें किए, बिना घुमाए, मैं सीधे अपने मेहमान का परिचय करवा देता हूं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं जाने माने मशहूर इंडोलॉजिस्ट ललित मिश्रा जी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं और इनका परिचय करवाना सूरज को आईना दिखाने जैसा है। लेकिन मैं आप सबको बता दूं कि कई बार बड़े बड़े ऐसे मामले हुए जिसमें सर का बहुत बड़ा योगदान रहा और आज इन्हीं से हम चर्चा की शुरुआत करेंगे और इन्हीं से पूछेंगे कि कई बार इतने बड़े बड़े रिस्क भी सर ने उठाए, इतने बड़े बड़े सवाल, वो पहाड़ रूपी सवाल जिनको सर ने चैलेंज कर दिया, और इन तमाम सवालों के जवाब हम सर से लेंगे। तो सबसे पहले सर से ही चर्चा की शुरुआत करते हैं। सर जी नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत। मेरा सबसे पहला सवाल सर, अक्सर आपका नाम सुर्खियों में बना होता है और जो लोग थोड़ा बहुत भी संस्कृति, सभ्यता और इतिहास भूगोल को खंगालने जाते हैं, आपका नाम उन्हें सामने मिल जाता है। कई बार आप विवादों में रहते हैं। मैं चाहता हूं सबसे पहले आप वो बताएं जिसमें आपकी स्पेशलिटी इतनी है कि आप किसी को भी चैलेंज कर देते हैं। हालांकि मैं अपने मुख से नहीं बताना चाहता, आप खुद ही बताएं तो चर्चा बेहतर शुरुआत होगी। जी आप बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी। मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं विवादों में तो रहा होऊंगा, संभव है, पर मुझे किसी ने ट्रोल नहीं किया है अब तक, क्योंकि ट्रोल करने के लिए आपको पास में एविडेंस की ताकत होनी चाहिए। तो जब हम विवाद या किसी विषय पर नई बात रखते हैं, तो जो पुरानी बात के पर चलने वाले लोग होते हैं, पुरानी लकीर पर चल रहे होते हैं और लकीर गलत होती है, तो वहां से विवाद वो शुरू करते हैं। हम तो तथ्यों पर बात करते हैं, तो तथ्यों पर ही बात करते रहे और खुलेआम जिनको चैलेंज किया तो किया। यदि किसी ने अभी आज जो है, आज या कल इन दिनों एक भारत के बहुत प्रसिद्ध इतिहासकार जिनका जो ICHR में कभी चेयरमैन भी रहे, और मैं आपको नाम कह देता हूँ, इरफान हबीब, जो कि अथॉरिटी माने जाते हैं मुगल हिस्ट्री के मामले में। तो और मुगल हिस्ट्री के साथ साथ उन्होंने इंडस वैली और प्राचीन भारत पर भी किताबें लिखी हैं। तो वो लगातार सारी जीवन भर, सारी जिंदगी कुछ गलत बातों को कहते रहे, क्योंकि वो चाहते थे, एक उनका पूरा ग्रुप था, वो ग्रुप के सारे सदस्य चाहते थे कि भारत को एक राष्ट्र के रूप में, एक नेशन के रूप में ना दिखाया जाए। और ये अपने अपने अंदाज में बड़ी नम्रता के साथ में, उदारता के साथ में, सरलता के साथ में कहते हैं। अब सर, चूंकि आपने भारत का जिक्र कर दिया है, तो अभी कुछ दिन अभी पहले ही ये विवाद हुआ कि भारत को इंडिया कहा जाए, भारत कहा जाए, हिंदुस्तान कहा जाए, क्या मानते हैं आप, क्या कहा जाए? जी, उसी बात पर मैं आ रहा हूँ। तो ये जो इरफान हबीब साहब हैं, ये लगातार कहते रहे कि भारत तो राष्ट्र था ही नहीं, और ये अकेले कहने वाले नहीं थे। रोमिला थापर ने कहा और लिखा, हरबंस मुखिया ने अपने वक्तव्यों में कहा और लिखा बार बार। तो एक ग्रुप था जो हर प्लेटफॉर्म से, हर मंच पर इन बातों को कहता रहा, और फिर इनके द्वारा कही गई बातें, जो उनके वो स्टूडेंट्स जो जर्नलिज्म में चले गए, जब वो जर्नलिज्म में चले गए तो इन्हें एक प्लेटफॉर्म मिला इंग्लिश न्यूज़पेपर्स का। उसमें कुछ पेपर्स हैं, मैं नाम लेता हूँ, है ना, आई डोंट बिल्कुल एनीथिंग। तो इंडियन एक्सप्रेस में काम करने वाले
अधिकतर रिपोर्टर्स इनके स्टूडेंट्स हैं जो हिस्ट्री की न्यूज को कवर करते हैं, अच्छा। संस्कृत की न्यूज को जो कवर करते हैं। तो इन्होंने जो कहा वो जनता तक सीधे पहुंच गया। जो जिन्होंने इनकी किताबों को नहीं पढ़ा, जो टेक्स्ट बुक्स के रीडर नहीं है, जो सब्जेक्ट के स्टूडेंट्स नहीं है, उन्होंने भी न्यूज़पेपर में छपी हुई इनकी तस्वीरों के साथ में इनके वक्तव्यों को पढ़ा। और फिर यही बात भारत के जो इलीट क्लास है, जो पढ़ा लिखा हमारा क्लास है, और इन्हीं की बुक से लोग तैयारी करके आईएएस आईपीएस सब बन रहे थे, सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे थे। तो जो हमारे सिविल सर्विसेज का एक वर्ग है जिसका भारत में पॉलिसी मेकिंग में प्रभुत्व है, उन सब लोगों ने अपने भीतर इस बात को समा लिया कि भारत शायद वास्तव में पहले राष्ट्र नहीं रहा होगा, पहले देश नहीं रहा होगा, अंग्रेज आए तो अंग्रेजों की प्रतिक्रिया में हम राष्ट्र बने, ये नैरेटिव है। तो इसी में इंडिया भारत का आपने प्रश्न पूछा था, तो मैं संक्षेप में उसे बताता हूँ। तो क्या हुआ कि ये मान लिया गया कि जब भारत आए और फिर वो आए साउथ से, मद्रास, कोलकाता और फिर दिल्ली तो बहुत बाद में उन्होंने पर अपना कब्जा किया हुआ है। तो वो जब आए तो पूरे भारत का जो भूगोल है उसको उन्होंने कवर किया, तो इंडिया वहीं से शुरू हुआ, ये बात मानी गई। लेकिन ये बात यूरोपियन हिस्ट्री के हिसाब से भी गलत थी, क्योंकि अंग्रेज पहले भारत आने वाले नहीं थे। उनसे पहले तो डच आए, पोर्तुगीज आए, बहुत से लोग आए थे। उनमें से एक मुझे याद है, एक पोर्तुगीज जहाज भारत आ रहा था शिप में, उसमें एक पोएट था, पोर्तुगीज पोएट था। उसने आते आते जितना सुना था भारत की महिमा में, इतने गीत गाए, इतना बड़ा काव्य लिखा है कि वो अपने आप में एक इतिहास है। लेकिन वो इतिहास, वो काव्य जो करीब करीब 15 से 20 पृष्ठों का काव्य है, और वो एक विदेशी, एक यूरोपियन यात्री ने जहाज पर भारत का जो सपना देखा, उस सपने के बारे में लिखते हुए चला है, पूरे रास्ते भर लिखा है, वो हमारी किताबों के सिलेबस से बाहर है। नहीं सर, चूंकि आप इतिहास को लेकर कई बार मैं देखता हूं कि आप थोड़ा सा एलीट क्लास का जिक्र आप कर रहे हैं, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि आपको इतिहास में किन बातों से आपको लगता है कि इतिहास के साथ छेड़छाड़ किया गया? क्या आपको लगता है कि इतिहास के साथ कुछ इस तरीके से छेड़छाड़ किया गया कि किसी को पता भी ना चले और सारा काम भी हो जाए? आपकी शिकायत किन चीजों को लेकर, आपको क्या लगता है कि बदलना चाहिए? देखिए, मेरी शिकायत इस बात से है कि हम अपने इतिहास को, हमारा अतीत है, हम अपने अतीत को जैसा अतीत था वैसा ही सामने रखें। लेकिन इसमें एक षड्यंत्र किया गया। देखिए, षड्यंत्र के बारे में आपको बताऊं, है ना, थोड़ा सा समय लगेगा। तो भारत पर अधिकार जमाने के लिए 2 ताकतें थी। यदि हम नजदीकी इतिहास देखेंगे, एक तो ब्रिटिश था, उनका भारत में शासन हो गया। लेकिन एक और व्यक्ति महत्वाकांक्षी था जो भारत में अपना राज्य देखना चाहता था, भारत पर अधिकार करना चाहता था, और उस पर अभी तक कभी जो है उसकी आलोचना नहीं हुई है। तो वो व्यक्ति है कार्ल मार्क्स, कम्युनिस्ट विचारधारा को जन्म देने वाला मार्क्स। तो मार्क्स की ये थी कि अंग्रेजों को भारत का शोषण करने दो, ये उसकी पॉलिसी थी। इतना शोषण करने दो कि अंग्रेज भारत की प्राचीन संस्कृति को तोड़ दें। जब भारत के लोगों का अपने आप से विश्वास खत्म हो जाए, तब मैं अपनी विचारधारा कि तुम नष्ट हो चुके हो, अब मैं तुम्हें आगे बढ़ाऊंगा, मैं तुम्हें तरक्की दूंगा, मैं तुम्हें जीवन के बारे में बताऊंगा, तब मैं अपनी विचारधारा के लोगों को इंट्रोड्यूस करूंगा। और फिर एक गुलामी से भारत दूसरी गुलामी, मार्क्सिस्ट गुलामी पर चला जाएगा। वो ये नहीं चाहता था कि भारत कभी स्वतंत्र हो, आजाद हो। और मार्क्स ने भारत का इतिहास लिखा है, बहुत कम लोगों को पता है, ए नोट ऑन इंडियन हिस्ट्री। ये उसने 1850 के पहले की किताब लिख दी थी। और ये इतिहास केवल भारत में आक्रमणकारियों का इतिहास है। मार्क्स ने जो लिखा, भारत पर जो इन्होंने हमला किया, केवल हमलावरों का इतिहास मार्क्स ने लिखा। और मार्क्स से ये सवाल कभी भारत में पूछा नहीं गया, इन मार्क्सवादियों से, कम्युनिस्टों से पूछा नहीं गया कि मार्क्स को क्या इंटरेस्ट था कि वो केवल भारत पर हमला करने वाले हमलावरों का ही इतिहास लिखता है। वो इस्लामिक आक्रमण से लेकर के ब्रिटिश इंस्लेवमेंट, गुलामी तक के पीरियड का ही उसने इतिहास लिखा, हमारे गौरव को नहीं लिखा। तो एक बार जब उसे खबर हुई 1852 के आसपास कि अंग्रेज जो है भारत में रेल ला रहे हैं, कुछ फैक्ट्रियां भी लगाई जाने वाली हैं, तो उसे बड़ी चिंता हुई कि भारत तो प्राचीन संस्कृति है और ये उसके पेपर में लिखा हुआ पब्लिश्ड है, इंटरनेशनली पब्लिश्ड है। और मार्क्सिज्म की आर्काइव में ये लेटर, ये आर्टिकल
आपको मिल जाएगा, डाउनलोडेबल है। इसके अलावा रशिया की आर्काइव में मिल जाएगा, आपको न्यूयॉर्क की आर्काइव, ट्रिब्यून की आर्काइव में मिल जाएगा, कई जगह अवेलेबल। वो कहता है कि अंग्रेज बहुत बेवकूफ हैं, ये भारत जो है इतना प्राचीन देश है, यदि यहाँ पर स्टील लोहे के कारखाने लग जाएंगे और रेल आ जाएगी तो इन्हें तो टेक्नोलॉजी पता है, ये तुरंत सीख जाएंगे और अपने आप को इंडिपेंडेंट स्वतंत्र कर लेंगे, तो ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। तो मार्क्स ने जो भारत पर कब्जे करने का स्वप्न देखा, वही राजनीति भारत में आगे आजादी के पहले शुरू हुई और आजादी के बाद 1969 में एक डॉक्यूमेंट लिखा गया। ये लिखने वाले हमारे मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस थे, इन्होंने एक फ्रेमवर्क बनाया कि कैसे इतिहास को प्रदूषित किया जाएगा, नष्ट किया जाएगा। तो इसमें आपको बताता हूँ इसमें कौन कौन लोग थे। इसमें शामिल थी रोमिला थापर, हरबंस मुखिया और बिपिन चंद्रा। ये तीन लोगों ने 1969 में ये पेपर पब्लिश किया और ये था कि कम्युनिस्ट। तो इनके पीछे की क्या मंशा लगती है? वही बता रहा हूँ। तो इनका क्यों था ये, तो इन्होंने एक पेपर लिखा, कम्युनिस्ट हिस्ट्री ऑफ इंडिया, कुछ इस तरह से, कम्युनिज्म एंड हिस्ट्री राइटिंग इन इंडिया, ये एक पेपर सा लिखा। क्या हुआ कि हमारे जब देखिए पहले वो शीत युद्ध का समय था, अमेरिका एक ध्रुव था और रशिया एक ध्रुव था। कभी भी ये बात मैं आपको बता रहा हूँ, ये बड़ी चेतावनी वाली बात है, वार्निंग, कि हम किसी भी देश के साथ में अपने रिश्ते जोड़ें, कूटनीतिक रिश्ते जोड़ें, पर कभी भी किसी भी देश को, दूसरे देश को अपने आंतरिक मामलों में दखल न दें, चाहे वो रशिया हो या अमेरिका हो। जो शक्तिशाली होगा वो आप पर किसी न किसी तरीके से आपको प्रभावित करने की कोशिश करेगा, आपके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने की कोशिश करेगा। तो रशियन कम्युनिस्ट पार्टी ने कोशिश की कि भारत की राजनीति में अपना असर बढ़ाया जाए। यहाँ भी कम्युनिस्ट पार्टीज थी, तो इनके कम्युनिस्ट पार्टीज का वोट बैंक तैयार हो, तो इन्होंने एक स्ट्रेटेजी बनाई। कि स्ट्रेटेजी क्या थी कि हम विज्ञान के द्वारा, इतिहास के द्वारा और इकोनॉमी के द्वारा, इन तीन बातों पर यदि कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करेंगे तो भारत की जनता में जो एकता है, भारत माता की जय, क्योंकि हम उस समय ही हमारा भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, 1965 की वॉर हुई थी और हम जीत गए थे। तो उस जीतने के बाद जो माहौल बना था, उस माहौल को दबाना था, उस समय की देशभक्ति के उभार को, जैसे अभी है, इस उभार को धीरे 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 खत्म करना था, नीचे गिराना था। तो उन्होंने ये पॉलिसी की और इसमें इतिहास को कैसे प्रयुक्त किया जाएगा उसका डॉक्यूमेंट बना, जो 1969 का डॉक्यूमेंट मैं आपको बता रहा हूँ, जिसके लेखक रोमिला थापर, हरबंस मुखिया और बिपिन चंद्रा, ये तीनों के लिखे हुए हैं। इसी में इन्होंने साजिश की कि हम जो मुगलों को है उनको उदारवादी दृष्टिकोण से रखेंगे। जो मंदिर तोड़े गए, मैंने पढ़ा तो मुझे बिल्कुल ऐसे लगा कि जैसे खून में उबाल आ जाए। तो वो कहते हैं कि जो मंदिर तोड़े गए हैं उनको हम राजनीतिक चश्मे से कहेंगे कि ये राजनीतिक कारणों से मंदिर तोड़े गए। राजनीति का और मंदिरों का क्या संबंध है? तो उसके नहीं, तो सर एक सवाल ये भी है ना कि जिन वामपंथियों का जिक्र कर रहे हैं आप, आपने मार्क्स का जिक्र किया, सवाल ये है कि इनका मुगलों का प्रशंसा करना या फिर भारत की जो संस्कृति सभ्यता है उसको एक मिथ बता देना, क्यों, इसके पीछे आपको क्या लगता है? साजिश? वहीं पर आ रहा हूँ। तो ये क्यों किया गया? उनको ये था, मार्क्स के टाइम से ये था कि भारत एक बहुत प्राचीन संस्कृति, ये संस्कृति अपने इतिहास को भूल गई है। जिस दिन इन्हें स्वयं का आभास हो जाएगा, वो सारी टेक्नोलॉजी खुद डेवलप कर लेंगे और अपने आप को उस स्तर पर, ऊंचाई पर ले जाएंगे जहां पहले कभी पहुंचे थे, और उस ऊंचाई को प्राप्त करने में बहुत समय नहीं लगेगा। तो जिसका सपना था कि मैं पूरे विश्व में राज करूंगा, या दो शक्तियां होंगी, एक यूरोपियन शक्ति होगी वेस्टर्न की और एक जो है मार्क्सिस्ट शक्ति होगी। तो मार्क्सिस्ट शक्ति अपने लिए चैलेंज महसूस कर रही थी, अंग्रेज भी अपने लिए चैलेंज महसूस कर, दोनों नहीं चाहते थे कि भारत शक्तिशाली हो। तो जब उन्हें यहाँ पर अपनी राजनीति के लिए जमीन तलाश करनी थी, जमीन बनानी थी, तब उनको हमारी संस्कृति पर आक्रमण करना आवश्यक था। वो हमें पिछड़ा बताएं, हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस तोड़ दें और फिर हमें आधुनिकता का परिचय दें, तो हम उनके पीछे चलने लगेंगे। तो यदि सरकार परिवर्तन नहीं हुआ होता भारत में, यदि मोदी जी की सरकार नहीं आई रहती 2014 में, तो जो है ये अब कामयाब हो जाते। हमारे जैसे लोग बोलते ही रहते और हमें सुनने वाले श्रोता नहीं मिलते, चाहे कितना भी डेटा हमारे पास होता है ना। तो नहीं सर, मैं आपके बारे में जब पढ़ रहा था ना, तो मैंने कई जगह पर पढ़ा, लोग आपको कहते हैं कि ये बीजेपी वाले हैं, इस वजह से ये इतिहास को तोड़ मरोड़ रहे हैं अपने हिसाब से,
अपने हिसाब से प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं, और बीजेपी जो कर रही है वही कर रहा है, बीजेपी के एजेंडा के हिसाब से ललित मिश्रा जी चल रहा है। नहीं नहीं, बीजेपी से मेरा सीधा कोई संबंध नहीं है। एक ये है कि जो हमारी संस्कृति के लिए जो प्रयत्न कर रहे हैं वो यदि सौभाग्य से बीजेपी है तो बीजेपी का समर्थन है। यदि कांग्रेस करती या कोई और भी लोग करते तो हम उनका समर्थन करते, क्योंकि जो भारत का समर्थन है वो भारत के लिए ही लाभदायक है। तो इस वजह से, पर ऐसा नहीं है। तो आप कांग्रेस को नहीं मानते कि कांग्रेस भारत समर्थन नहीं, कांग्रेस तो अचेतन मस्तिष्क में चली गई है, वो अर्ध विक्षिप्त हो गई है भारत की कांग्रेस एज अ पार्टी। तो कांग्रेस से उम्मीदें नहीं है जब तक उसमें भारतीय संस्कृति को अध्ययन नहीं किया जाएगा कांग्रेस पार्टी के लोगों के द्वारा, और समझेंगे नहीं और भारत के अनुसार राजनीति नहीं करेंगे, तब तक कोई भविष्य नहीं है। तो वो दुर्भाग्य से जो ये कम्युनिस्ट मार्क्सिस्ट प्रोपेगेंडा था उसके प्रभाव में आ गए। आपको पता है राहुल गांधी के एडवाइजर जो है जेएनयू से निकले हुए मार्क्सिस्ट हैं, तो वो तो वही समझा रहे हैं जो मार्क्स ने तैयार किया। बीजेपी के तो बहुत से भी नेता हैं सर जो जेएनयू से पढ़े हुए हैं, तो जेएनयू से पढ़ना गुनाह कब से हो गया? देखिए, जेएनयू को मैं स्टूपिड फैक्ट्री कहता हूँ। क्यों? इसका कारण ये है कि जब ये 1969, आप नोट करिए, 1969 वो बेस लाइन है जहां से हमारे इतिहास को सिस्टमेटिकली डिस्ट्रॉय करना शुरू किया गया। सिस्टमेटिकली वही हम आज देख रहे हैं। उस समय जो प्लानिंग बनी कि औरंगजेब को हम सेकुलर कहेंगे, अकबर को महान कहेंगे, लेकिन जिस आदमी ने सेकुलरिज्म के लिए बलिदान दे दिया, दारा शिकोह, जिसने अपना जीवन न्यौछावर कर दिया, उसके बारे में किताबों में नहीं लिखेंगे, क्योंकि वो हिंदू और मुस्लिमों को हिंदू धर्म के करीब लाना चाह रहा था। इसलिए उसको हारा हुआ, पराजित। आज जो है पूरे विश्व में जो बात चल रही है किसकी? वेदांत की, अद्वैत की। अद्वैत और वेदांत के ज्ञान को पश्चिम तक पहुंचाने का माध्यम कौन था? दारा शिकोह था। तो दुर्भाग्य है कि इसलिए जेएनयू में ये काम हुआ, और जेएनयू से जो दूसरे पढ़े हुए लोग हैं वो यदि उनकी तरफ नहीं भी गए तो उनसे इतना प्रभावित रहे। दारा शिकोह के नाम पर तो भारत में पुरस्कार दिए जाने चाहिए राष्ट्रीय एकता के। तो दारा शिकोह को एक हारा हुआ चरित्र बना करके उसे इतिहास के कूड़ेदान में रख दिया गया है। तो ये कैसा सेकुलरिज्म है इनका? तो इसलिए गलत इतिहास पढ़ाया गया, उसकी पूरी पृष्ठभूमिका बनी है कहीं जेएनयू में। और इतना गलत, मैंने इरफान हबीब का नाम लिया। इरफान हबीब ने लगातार पिछले 9 साल से हर पॉडकास्ट में पब्लिक डिलीवरी जो हो रही है उनके लेक्चर्स की, सब में कह रहे हैं कि भारत राष्ट्र नहीं था। रोमिला थापर भी कह रही है। अरे, राष्ट्र शब्द ही ऋग्वेद से आता है, और ऋग्वेद में भारत की पूरी हिमालय से लेकर समुद्र तक की जियोग्राफी दी गई है। तो ऋग्वेद के समय से हम राष्ट्र हैं। मैं आपको एक मंत्र बताता हूं। यश्ये में हिमवंतो महित्वा यस्य रसया सहाहु, ये मंत्र है 10वें मंडल का। यश्ये में हिमवंतो, हिमालय जिसकी महानता के गीत गाता है, और समुद्र जिसके पैर प्रक्षालन करता है, धोता है, यस्य रसया सहाहु, वो भारत है। तो हिमालय से लेकर समुद्र तक की तो हमारी सीमा ऋग्वेद के ऋषियों ने हमें बता के रखी है, और वो पवित्र है। तो ये मंत्र जो मैंने आपको बताया, ये इन्हें क्यों नहीं मालूम है? ये बड़े इतिहासकार हैं, तो इन्होंने वैदिक इतिहास, रोमिला थापर की तो एक्सपर्टीज ही है प्राचीन इतिहास, वैदिक इतिहास लिखने के लिए। रोमिला थापर ने क्यों नहीं लिखा, या फिर ऐसे लोगों को रिफर क्यों नहीं किया? तो इन्होंने ये बार बार भ्रमित किया, क्योंकि ये मार्क्सिस्ट पहले हैं, हिस्टोरियन बाद में है। इनकी हिस्ट्री थी कम्युनिस्ट मार्क्सिस्ट पॉलिटिक्स को मजबूत करने के लिए इतिहास को एक औजार की तरह से यूज करना, और यही ये लोग कर रहे थे। तो और इनका ये था कि जब हमने सारे सोर्सेस को कंट्रोल में कर लिया, जो इतिहास के सोर्सेस हैं, जब हमने उन्हें छिपा लिया, हमारे नियंत्रण में आ गए, तब हमें चैलेंज कौन करेगा? क्योंकि गलत ही बोलो, गलत ही लिखो और गलत ही आगे बढ़ाओ, और वही स्कॉलर्स को बताओ कि यही मेरिट है। जो मेरिट नहीं है, जो मेरिटोरियस नहीं है, जो लोअर स्कॉलरशिप है, उस लोअर स्कॉलरशिप को आप हायर पेडेस्टल पे रख दो, और आप इस तरह से भारत में मीडियोकर्स की जनरेशन क्रिएट कर लो, मूर्खों को महान बना दो, मूर्खता पैदा करो और मूर्खों को महान बना दो। ये जब जेएनयू में चलेगा तो फिर उस जेएनयू को हम कैसे स्टूपिड फैक्ट्री नहीं कहेंगे, क्योंकि उन्होंने बना के रखा हुआ है, और वो खुद भी स्टूपिड आज नजर आ रहे हैं। क्योंकि जब मैंने इस लोग, तो सर आपको नहीं लगता है स्टूपिड फैक्ट्री ऐसे कह देना? स्टूपिड फैक्ट्री कहे इसलिए जा रहा है कि एक तो बात होती है कि आप गलत करें, आप तथ्यों से अनजान रहें, फिर आप जब आप जान गए फिर भी आप उसे करेक्ट ना करें, और जब उस पर करेक्शन का प्रोसेस हो
सरकार या दूसरे लोग, हमारे जैसे लोग बात करें करेक्ट, तो फिर आप उस करेक्शन का विरोध करें। रवींद्रनाथ थापर ने एक शब्द इन्वेंट किया है, रिविजनिज्म। तो जो रिवीजन किया जा रहा है सिलेबस का या करिकुलम का, उसको विरोध करती है कि रिविजनिस्ट है, रिवीजनिस्ट है, ये रिवीजन करना चाहते हैं। अरे भाई, जो शिक्षा की किताबें हैं वो नए तथ्य आएंगे, नई खुदाई होगी, एक्सकवेशन होगा, आर्कियोलॉजी नए तथ्यों को सामने लेकर आएगी, तो इतिहास में तो अपडेट होगा। तो ये अपने द्वारा लिखे गए इतिहास को ही भारत का इतिहास बनाना चाहते हैं, उसे अपडेट होने नहीं देना चाहते हैं। और जो अपडेशन का विरोध करे, इतना संकीर्ण हो, अपडेशन का विरोध करे, उसे मॉडिफिकेशंस का विरोध करे, समय के साथ परिवर्तन ना होने दे, तो फिर आप उन्हें क्या कहेंगे? उनकी गलतियों के सामने रखेंगे। और स्टूपिड इसलिए नजर आते हैं क्योंकि इन्होंने इतनी खुलकर की जाने वाली गलतियां की। उदाहरण के तौर पर औरंगजेब का नैरेटिव चला ना कि औरंगजेब ने राजनीतिक कारणों से हत्याएं की, राजनीतिक कारणों से मंदिरों को तुड़वाया, ये सब सारी किया, और औरंगजेब बड़ा बहादुर था। तो औरंगजेब की पराजय के बारे में ये नहीं लिखेंगे तो क्या औरंगजेब की पराजय छिप जाएगी? तो मैंने बताया कुछ लोगों को बार कहा कि भाई, औरंगजेब की पराजय से औरंगजेब का हिस्ट्री क्यों नहीं शुरू करते? वो 1638 में पहली बार हारा औरंगजेब पुर्तगालियों से, 1648 में दूसरी बार हारा बल्ख में, फिर 1652 में तीसरी बार हारा मुल्तान और सिंध में, फिर 1661 में असम के अहोम राजाओं के साथ लड़ाई में फिर हारा, और बहुत सारे युद्ध में शिवाजी महाराज के साथ में लड़ते हुए उनकी सेना ने हारी। तो आप जो है किसी को कृत्रिम रूप से बहुत बहादुर बना देंगे और फिर उसकी तस्वीर खींचेंगे, तो भारत, तो यदि आपने सबूत छिपा लिए हैं तो छिप तो नहीं जाएंगे ना, वो कभी ना कभी तो सामने उठकर आएंगे, हमने उठाया हुआ है। तो इसलिए इन्हें स्टूपिड फैक्ट्री कहा है, और मुझे बड़ा अच्छा लगता है। नहीं सर, अब चूंकि आप इसका जिक्र छेड़ ही दिए हैं, तो मैं सीधा पूछ लेता हूं आपसे। मैं ये जानना चाहता हूं कि भारत में मुगल आक्रांता आए, उन्होंने यहाँ की संस्कृति, सभ्यता, समाज, मंदिर सबको तोड़ा, तहस नहस किया। बावजूद भी आज तक उनका महिमा मंडन होता है। आज भी अगर अभी आपने जिक्र किया औरंगजेब का जिक्र हो जाए, अकबर का जिक्र हो जाए, तो ये कहा जाता है कि भाई, ये तो इतने बड़े नेता थे कि इन्होंने हिंदू मंदिर बनवाए, इन्होंने जो है हिंदू महिलाओं का सम्मान किया, इन्होंने जहाँ मथुरा चला गया औरंगजेब दर्शन करने, तमाम तरह की वो कहानियां सुनाने लगते हैं, वो इतिहास बताने लगते हैं। क्या वजह है कि आज भी भारत उनके महिमा मंडन में लगा हुआ है? मेरा अगला सवाल यह है सर, क्या सिर्फ मुस्लिम तुष्टीकरण इसका कारण समझ रहे हैं आप, या फिर आज भी मानसिक गुलामी भी इसका एक बहुत बड़ा कारण? नहीं, दोनों चीजें हैं, और एक और बात भी है। मानसिक गुलामी, जब आपको तथ्यों से अलग कर दिया जाएगा, सच से अलग कर दिया जाएगा, तो आप अंधेरे में चले जाएंगे। अंधेरे में फिर जो तस्वीर दिखाई जाएगी आप उसे मानेंगे। तो मानसिक गुलामी इस वजह से है। भारत के लोगों की का जो मेधा है हमारी बड़ी उन्नत है, बड़ा तेजस्वी है भारत का एक छोटा से छोटा नागरिक भी, हमारा बच्चा भी तेज है। तो वो, लेकिन जब उसे ज्ञान नहीं मिलेगा तभी वो मानसिक गुलाम बनेगा, नंबर एक। नंबर दो, कि मुस्लिम जो तुष्टीकरण या महिमा ये बात की जाए, तो उसमें जो राजनीतिक एंगल वो ये कि कम्युनिस्ट, मैं फिर कह रहा हूँ कि मार्क्सिस्ट कम्युनिस्ट पार्टीज के लिए वोट बैंक तैयार किया जा सके। और वो वोट बैंक कैसे बनेगा? पूरे विश्व में उनकी पॉलिटिक्स रही है कि जहां जहां पर भी मुस्लिम समुदाय है अधिक संख्या में और दूसरे वर्ग के लोग कम है, वहां पर है, जहां पर ये कम संख्या में है, तो यदि हम इनको कम्युनली रेडिकलाइज कर दें तो एक बड़ा वोट बैंक तैयार होता है। इसलिए पूरे विश्व के सारे देशों में जहां जहां पर ऐसा जनसंख्या का विभाजन है, हर जगह इन्होंने जो इस्लामिक कट्टरपंथ है, जो रेडिकलाइज्ड इस्लाम है, उसे बैक चैनल से सपोर्ट करने का और उसके लिए नरेटिव तैयार करने का काम इन्होंने किया। इनको ये एजेंडा दिया गया था। जब राम जन्मभूमि का केस चल रहा था, तब एक जज थे वहां पे, उन्होंने पकड़ ली इस बात को और इन सब लोगों की क्लास लगाई जो ये सब गवाही देने गए थे कि राम मंदिर नहीं था, आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन होने के बाद में उसके खिलाफ में बातें कर रहे थे। तो सब ने कहा कि हम रेड कार्ड होल्डर कम्युनिस्ट हैं, और हमें से हमें न संस्कृत आती है न हमें फारसी आती है, और फिर भी एविडेंस दे रहे थे, अपना अपना नॉलेज बगा रहे थे। और सबको हाई कोर्ट ने, जो वहाँ के जज थे, उन्होंने बड़ी लताड़ लगाई। लेकिन वो मैंने पढ़ा उस हिस्से को, वो हिस्सा भी पब्लिक के नॉलेज में नहीं है, नहीं तो इनका इतिहास उसी वक्त खंडित हो जाता जो इतिहासकार बने हुए हैं। एक ये बात हुई। और इसके बाद दूसरी, जहां मुगलों की बात आती है, तो मुगलों का महिमा मंडन किया ताकि ये जो भारत को, इन्होंने भारत के राजाओं को युद्ध में हराया था, तो हम
अपने को हारा हुआ समझकर अपने हीन भावना का शिकार हूं और उनकी जीत में अपनी जीत देखने लगे। तो यहाँ से हमारा मानसिक जो स्वाभिमान है वो परिवर्तित हो जाए और हम सरेंडर कर जाए। तो एक कहानी एनसीईआरटी की किताब में लिखी गई। देखिए इतिहास किताबों में इतिहास लिखा जाता है ना, हिस्ट्री में हिस्ट्री लिखी जाती है, हिस्ट्री में माइथोलॉजी तो नहीं लिखी जाती। इन्हीं लोगों ने कहा है ना, इन्हीं लोगों ने एनसीईआरटी किताब में माइथोलॉजी की क्या लिखी कि जो मुगल है तो मुगलों की जहाँ से ऐतिहासिक जहाँ से उनका मुगलों की प्रजाति या मुगलों की जाति जहाँ से अस्तित्व में आती है वो एक रानी है, मंगोलियन रानी है। तो मंगोलियन रानी का संपर्क होता है सूर्य भगवान से। तो सूर्य भगवान की किरणों से गर्भवती होकर प्रेग्नेंट होकर के रानी जिन 3 बच्चों को जन्म देती है उन्हीं 3 बच्चों से मुगलों की जो है ये मुगलों का वंश चलता है। ये कहानी 10+2 की बुक में एनसीईआरटी की किताब में अभी तक पिछले वर्ष तक 2023 तक पढ़ाई है। ये क्या है उसमें इन्होंने ये भी बताने की कोशिश की कि जो हरम है वो पवित्रता का पूजा स्थल की तरह से पवित्र स्थल है। हरम पूजा स्थल है। ये एनसीईआरटी किताब में बच्चे पढ़ते रहे। सजदा करना बहुत बड़ी उदारता का प्रतीक है। सजदा मतलब जो बादशाह है उसके सामने में सजदा करना बहुत बड़ी विनम्रता का उदाहरण है। और जो बादशाह ने जो कपड़े पहने उसके उतारे हुए कपड़ों को पहन करके राज दरबार में मतलब उसकी मुगल दरबार में बैठना ये शोभा की चीज है। ये सब इन्होंने एक चैप्टर में लिखा। वो चैप्टर था कोर्ट लाइफ ऑफ मुगल्स। इस चैप्टर में लिखा तो बच्चों के मन में क्या जा रहा था, वही बच्चा यही पढ़ करके आगे भारत का नागरिक बनेगा और इन्हीं किताबों के आधार पर फिर भी वो सिविल सर्विसेज की तैयारी करेगा और फिर इन्हीं बातों को लिख करके वो आईएएस ऑफिसर बनेगा। तो कॉन्स्पिरेसी के अलग लेवल है। तो ये जो सब सारी चीजें पढ़ाई गई, दुर्भाग्य से जो हमारा भारतीय पक्ष है, हिंदुत्व का पक्ष है, उसने इतनी डीप एनालिसिस नहीं की, तथ्य और फैक्ट्स इकट्ठा नहीं किए, नहीं तो इनको कब से उखाड़ कर फेंक दिया जाता। हमारा जो हिंदुत्व का वर्ग है जो जवाब देता है वो पॉलिटिकल रिएक्शंस करता है और उसके द्वारा आने वाली जो इमीडिएट की तुरंत की जो फैन फॉलोइंग है या सब्सक्रिप्शन है उसको जुगाड़ने में लगा रहता है। तो वो जो आप तात्कालिक ही सारी प्रतिज्ञा करेंगे तो तात्कालिक असर होगा। स्थायी असर के लिए आपको तो किलों को ढहाना पड़ेगा ना, पहाड़ों को तोड़ना पड़ेगा, तलवार उठा करके कुछ लोगों का खून खराबा करना पड़ेगा। सर ये सवाल करने के बाद तो विपक्ष, क्योंकि आप भी सुन ही रहे होंगे, खबर तो हम लोग दिन भर चलाते रहते हैं। विपक्ष ये कहता है कि भाई अब तो बीजेपी की सरकार आई है जो दिन भर 24 घंटा हिंदुत्व करती रहती है। बदल डाले जितना इतिहास भूगोल बदलना है। और पिछले 12 साल से 11 साल से यही लोग हैं, क्यों नहीं बदल डाले इतना दिन तक? नया इतिहास लिख के दिखा दें। वो कहना जिन इतिहासकारों का आपने नाम लिया, रोमिना थापर और वगैरह वगैरह, विपिन चंद्रा, उनका ये कहना है कि भाई अगर आपको लगता है कि आप इतिहास अच्छा लिख सकते हैं तो आप इतिहास लिख दीजिए, हमारा इतिहास लिखा है वो मत पढ़ाइएगा। तो निश्चित रूप से हम इतिहास अच्छा लिख सकते हैं। उसमें पीछे क्यों गया, संक्षेप में मैं बताना चाहूंगा कि क्यों नहीं लिख पाए। उसका कारण है कि देखिए जो चीज लंबे समय से दबा दी गई हो तो उस पर उतने तथ्यात्मक तरीके से अधिकार रखने वाले लोगों की संख्या में कमी हो जाती है। तो दुर्भाग्य से जब भारतीय जनता पार्टी आई तो उसमें जो कैडर का काम है, जो ज्ञान संपदा है, भारतीय ज्ञान परंपरा, ये काम जो आरएसएस है, आरएसएस के लोगों के पास में रहा। और आरएसएस के लोग कम्युनिकेशन में बहुत अच्छे हैं, प्रचारक वाइज बहुत अच्छे हैं, बड़े समर्पण से काम करते हैं। लेकिन जब बात आती है एविडेंसेस की और उसकी गहराई की, कि जब आपको एक विदेशों द्वारा पोषित विचारधारा से और उसके तथ्यों से आपको भिड़ना है तो आपके पास बड़े स्ट्रांग तथ्य होने चाहिए। तो ये 8-10 वर्ष जो है इस तैयारी में निकल गए, क्योंकि जो आरएसएस के लोग थे जिनको उन्होंने स्कॉलर बनाया था वो कम्युनिकेटर थे, कम्युनिकेशन में बहुत अच्छे। अभी भी देखिए कितनी फॉलोइंग्स है जो हिंदुत्व पर बात करते हैं, पर जो फैक्ट्स पर सामने वाले विरोधी को तथ्यों पर हरा कर और उस पर विजय पाने की बात है, तब वहां पर हमारे लोगों की तैयारी कम थी और अभी भी है। दूसरी बात है कि हमारे लोग इमोशनल्स ज्यादा हैं, भावुक हैं। तो भावुकता की वजह से उन्होंने अपने आप को बहुत गहराई में नहीं डाला। तो समस्या कहाँ है? हम सुधारेंगे तो तब जब हम समस्या को जानेंगे। जैसे महाराणा प्रताप का वर्णन कम किया गया,
राणा राज सिंह के बारे में बहुत कम बताया गया, राणा भीम सिंह के बारे में कम बताया गया, जगत सिंह के बारे में कम बताया गया। जो मुगल और मेवाड़ का संघर्ष है, ये 6 पीढ़ियों का संघर्ष है और इसमें अंतिम विजय मेवाड़ की होती है और मुगल वंश जो है नष्ट होता है। चूंकि सर आप मुगल और मेवाड़ पे आएंगे, मैं एक सवाल कर लेता हूँ सर, उसके बाद आप इसी बात को एक सवाल ऐड कर लेता हूँ सर। जी जी। ये सवाल अभी चूंकि आपने जिक्र किया, अभी राणा सांगा पर बवाल हुआ, समाजवादी पार्टी के एक नेता हैं, उन्होंने कुछ ऐसा विवादित बयान दिया कि राणा सांगा तो एक तरीके से कहें, हम शब्द सा नहीं बोल सकते, कोट अनकोट भगौड़ा कहा उन्होंने, ये कहा कि वो तो भगौड़े थे, हम ऐसा नहीं हो सकते। एक इतिहास कुछ और बता देता है, मानने वाले कहते हैं कि ये भगौड़े थे, फिर ये थे शिवाजी महाराज और महाराणा प्रताप को कुछ और ही कह दिया जाता है। आखिर क्या वजह है कि आज भी हम अपनी चीजों को गर्वान्वित महसूस नहीं कर पा रहे हैं अपने आप को? आज भी हमें लगता है कि अकबर महान था, औरंगजेब दयालु था, और इसके बाद फिर वो हुमायूं चला आया तो वो इतना अमीर ज्यादा था कि पूछिए मत, ताजमहल अभी भी बन के। आज तक हम अपनी संस्कृति सभ्यता पर गर्व करना क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? हमें क्यों लगता है कि हम एकदम बिलो द बेल्ट वाले आदमी? देखिए, यदि हम अपने आप से परिचित नहीं होंगे, हमने विश्व को क्या दिया है, हम अगले चरण में बात करेंगे कि भारत ने विश्व को क्या दिया है जिसके लिए भारत अपने आप को विश्व गुरु कहता है, और भारत का क्या योगदान यूरोप के नव जागरण में रहा है। तो जब हम अपने योगदान को जानेंगे, हम हमारे सामने में विश्व का कौन कौन व्यक्ति झुका है ये हमें नहीं पता, मैं आपको बताऊंगा अभी आगे चल के। तो जब हम ये जान पाएंगे कि अमेरिका की आर्थिक संरचना, जो आज अमेरिका वर्ल्ड पावर बना हुआ है, तो वो भारत की फिलॉसफी को अपने यहाँ इम्प्लीमेंट करने के बाद बना हुआ है। तो वो अगले चरण में हम देखेंगे। तो हमें हमारा कंट्रीब्यूशन याद नहीं है क्योंकि लिखा नहीं गया सही तरीके से, इस वजह से हम अपने को कम पाते हैं, हमारा युवा कम पाता है, अपने आप कमतर समझता है, किंतु ऐसा है नहीं। अब मैंने शुरू से ही बार बार कहने की कोशिश की कि 1969 में इन लोगों ने एक डॉक्यूमेंट बनाया कि हम भारत के गौरव को कम करेंगे, मुगलों की महानता को आगे बढ़ाएंगे, उन पर जो आक्षेप है, जो उन्होंने अत्याचार किए, उसको पॉलिटिकल नजरिए से आवश्यक था ऐसा करके साबित करेंगे, दिखाएंगे, ताकि जो है हमारा वोट बैंक तैयार हो जाए, मुस्लिम हमारे पक्ष में आ जाए। ये था, इसी का परिणाम अलग अलग तरीकों से सामने में आ रहा है। जहां तक बात राणा सांगा की है, तो देखिए राणा सांगा बहुत वीर थे, कितने सारे घावों से उनके शरीर की सुंदरता थी, है ना। तो जब और राणा सांगा बाबर को लगभग हरा चुके थे। हमारे पास राजपूतों के पास में क्या थी, राजाओं के पास में क्या कमी थी कि हमने अपने आप को युद्ध के हथियारों पर मॉडर्न नहीं किया था, अपने को आधुनिक नहीं बना, हमारे पास तोप नहीं थी, और हम इन मुगलों से लड़ते थे तोप के बदले तलवार से। लेकिन हम में इतनी वीरता थी, हम फिर भी उनको पराजित कर जाते थे। राणा सांगा लगभग जीतने ही वाले थे, तभी उनको एक तीर लगा और उनकी सेना जो है तोप गोलों का मुकाबला नहीं कर पा रही थी, फिर भी वो लगभग जीत ही गए थे। तो वीरता में, शूरता में कभी हमारे राजे महाराजे कमजोर नहीं पड़ते थे, तोप और बंदूकों में हम कमजोर थे। जब हमने तोपें बनानी शुरू कर दी हमारे राजपूत राजाओं ने, तब हमने मुगलों को, औरंगजेब को हमने उखाड़ फेंका। शिवाजी के पास तोपें थी, राजपुताने में तोपें हुई, मेवाड़ के पास तोप आई, बुंदेलखंड में आई, रानी झांसी के पास तोपें आई। मतलब जब तोपें आने लगी और जब हमारे पास भी हथियारों पर अधिकार हो गया, तब हम जीतने लगे। तब तो कोई नहीं टिका हमारे सामने, भारत आजाद भी हो गया। आज भी वही शिक्षा में लेनी है, भारत को अच्छे किस्म के हथियार हमेशा मिलने ही चाहिए। अब रही बात साक्ष्यों की, तो देखिए हर व्यक्ति तो रिसर्चर नहीं हो सकता। तो जब आप रिसर्च होने ही नहीं देंगे, आपको मालूम है ना, इरफान हबीब साहब जो हैं, ये ICHR के चेयरमैन थे जी, तो इन्होंने अपने हिसाब से रिसर्चेस करवाई, तो गलत रिसर्चेस करवाई जो उनको सूट करती थी, और उसमें तथ्य लोगों के नजरिए के सामने से हटा लिए गए, इलीट बना दिया गया, दीवार खड़ी कर दी गई लोगों में और लोगों के इतिहास के बीच में। तो क्या हुआ कि इतिहास के तथ्य विलुप्त हो गए, और जो तथ्य हमें अपनी परंपरा से मालूम है, हम उनके आधार पर संघर्ष करते, नहीं भाई ऐसा नहीं, ऐसा हुआ है। तो कम तथ्यों की रोशनी में एक कहानी गढ़ी गई कि राणा सांगा ने उसको बाबर को निमंत्रित किया था। लेकिन राणा सांगा ने बाबरनामा में बाबर ने ये लिखा है कि राणा सांगा ने मेरा साथ नहीं दिया। राणा सांगा जो है आगरे से आगे
मुझे सहायता करने के लिए नहीं आए, तो राणा सागा ने तो साथ नहीं दिया, तो फिर राणा सागा को कैसे उन पर लांछन लगाया जा सकता है। लेकिन अब उसके लिए इन बातों को, चूंकि जो हमारा क्यूरिकुलम है 10वीं 12वीं का 10+2 का, उसमें नहीं है, तो ये आसानी से लोगों के मन में संदेह पैदा कर पाते हैं। दूसरी बात है कि जो भारत का जो अंग्रेजी मीडिया है, इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू खास तौर पर, वहाँ पर से इंग्लिश में जो रेंडरिंग होती है वो भारत के ज़्यादा पढ़े लिखे लोगों के पर जाती है, जो जो इंग्लिश जानते हैं उनका भी भारत में वर्चस्व है। तो इन दो कारणों की वजह से ये सफल रहे, लेकिन अब सफल नहीं है। अब तो पूरा भारत व्हाट्सएप में आ गया ना। तो इन्होंने कहा व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, वह कह रहे हैं कि ये लोग हैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। तो दरअसल आगे आपको बताऊंगा मैं कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी तो खुद रोमिला थापर ने शुरू की थी, जब याहू ग्रुप्स आए थे। मैं उस ग्रुप का मेंबर था। उन्हें याद नहीं होगा कि उस वक्त 2012-13 की बात है, तो वो एक ग्रुप बनाई थी। उसमें रोमिला थापर थी, जितेंद्र नाथ झा, डी एन झा, होली काऊ वाला, जिसने ये कहा कि हम भारत के लोग हैं, ये लोग गौमांस खाते थे, इसलिए उसने किताब लिखी। तो इन सब सारे लोगों का संगठन था, और पता नहीं मुझे भी निमंत्रण आ गया, इनवाइट आ गया, मैंने ज्वाइन कर लिया। ज्वाइन करके देखा तो ये कैसी साजिशें करते हैं, वो सब कुछ मेरी आंखों से गया। और रोमिला थापर क्या था, इसमें एक हार्वर्ड के प्रोफेसर थे, माइकल विर्जल वेदों के एक्सपर्ट। और मैंने, चूंकि मैं ऐसी परंपरा से आता था और कुछ हमारा अध्ययन भी था, तो वो गलत लिखते थे। वो प्रिजम्पटिव लिखते थे कि मैं गलत बात कहूंगा तो गलत बात को गलत साबित करने के लिए पूरा वेद पढ़ना पड़ेगा, तब तो मुझे गलत, तब कोई एविडेंस लेके आएगा। तो पहले से ही कह दो कि ऐसा नहीं है। उसके लिए उसके पीछे कारण था। उस समय पर आपका उत्तर प्रदेश में लोहरा देव एक जगह है। तो लोहरा देव में भारत का सबसे प्राचीन धान एग्रीकल्चर की एक्सकेवेशन में वहां मिली 7000 साल पहले। तो भारत के लोग यदि एग्रीकल्चरिस्ट हो जाएंगे तो यूरेशिया से आने वाले जो नोमेडिक्स हैं वो कैसे कहलाएंगे। तो भारत को एग्रीकल्चरिस्ट नहीं बताना है। तो उसने पहले से एक वहां पर पोस्ट करना शुरू किया कि भारत के लोगों को, वैदिक जो लोग आए थे, इनको कृषि करना नहीं आता था। पहले से उसने पोस्टरिंग कर दी। अब हमारे संस्कृत स्कॉलर्स भी थे, अब पूरा ऋग्वेद ढूंढे वो लोग कि कहीं पर ऐसा रेफरेंस है। तो मैंने इसका जवाब दे दिया कि भाई साहब, हार्वर्ड प्रोफेसर माइकल विर्जल, ऋग्वेद का ये 3रे मंडल के 52वें सूक्त का नाम ही धान सूक्त है। तो धान की खेती पर एक पूरा सूक्त समर्पित है, और 15-20 जगह अन्य स्थलों पर भी धान की खेती के रेफरेंसेस हैं। तो धान कृषि नहीं है क्या? तो फिर उसने कहा कि वो धान नहीं है। तो मैंने कहा कि धान कौन सी धान है फिर? जो भारत की धान जो एग्रीकल्चर खेती से निकाली जाती है वो धान नहीं है। तो बताओ आपके हिसाब से वो धान कौन सी है? तो जवाब नहीं दे पाए। तो रोमिला थापर ने मुझे अपने उस ग्रुप डिस्कशन में म्यूट कर दिया। जो पूरे भारत में सब लोग ये तमाम ढिंढोरा पीटते हैं कि कम्युनिकेशन का राइट है ना, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के जो पहरेदार बने हैं, उन्हीं पहरेदारों ने मुझे अपने ग्रुप में म्यूट किया था, क्योंकि वो स्कॉलरशिप के मामले में उनके द्वारा उठाए गए सवालों के जवाब में हमसे हार जाते थे। तो मुझे बड़ा आनंद आया, जब तक भी मुझे एक्टिव रहने दिया। तो वर्ल्ड के सभी टॉप यूनिवर्सिटी के हिस्टोरियंस जो थे, माइकल विर्जल हार्वर्ड से था, और कैम्ब्रिज से कुछ लोग थे, उन सब की मैंने अच्छी धुलाई इन द सेंस की एविडेंसेस के आधार पर। तो मुझे ये विश्वास आया कि हम ये कैम्ब्रिज के हैं, हार्वर्ड के हैं, ऑक्सफोर्ड के हैं, इन यूनिवर्सिटीज को यदि मैं उस समय कम उम्र में मैं आराम से पराजित कर सकता हूं, तो हमारा इतिहास ये हमें कैसे बता सकते हैं? बिल्कुल सही बात। तो वही हुआ मंगल पांडे जैसा कि मेरी गोली से अंग्रेज मर सकता है। तो मुझे लगा कि मेरे तथ्यों का मुकाबला हार्वर्ड का प्रोफेसर नहीं कर सकता है, और फिर वही विश्वास आगे बढ़ गया। चूंकि सर हम मुगल की बात तो कर ही रहे हैं, मुगल में मेरा पहला सवाल कि सबसे क्रूर शासक आप किसे मानते हैं? दूसरा ये कि औरंगजेब के बारे में हमने जिक्र तो कर लिया, अकबर के बारे में क्या ख्याल है आपका? तो जो सबसे क्रूरतम है वो तो औरंगजेब ही है। उसने ऐसी हत्याएं की हैं। संक्षेप में आपको बताऊं कि जो पहला मंदिर औरंगजेब ने तोड़ा वो हिंदू मंदिर नहीं था, वो जैन मंदिर था। और उसने बहुत अर्ली एज में, जब उसे बनाया गया गवर्नर गुजरात का, तब उसने पार्श्वनाथ जैन
भगवान का मंदिर तोड़ा, पहला मंदिर हाँ। था। उसके बाद जिस व्यक्ति की उसने पहली हत्या कराई वो दाऊदी बोहरा संप्रदाय के धर्मगुरु थे, वो भी इस्लाम का ही हिस्सा बोहरा समुदाय, हाँ। है ना। तो उनके खिलाफ एक साजिश का आरोप लगाकर कि इन्होंने इस्लाम के खिलाफ टिप्पणी की। बहुत आसान हथियार है, आसान तरीका है किसी की भी हत्या करवाने का। जैसे नूपुर शर्मा जी को भी धमकी दी गई इसी वजह से, तो उनकी हत्या करवा दी। तो ये दोनों, पहली हत्या और पहला मंदिर का विध्वंस, दोनों हिंदू नहीं थे। तो वो केवल हिंदुओं के खिलाफ नहीं, वो किसी भी गैर मुस्लिम के खिलाफ था। और फिर एक जो है सरमद कशानी नाम का एक स्कॉलर था, आर्मीनिया से भारत आए हुए थे, और वो पहले यहूदी थे, फिर इस्लाम कबूल कर लिया, और फिर भारत में आके उनको एक गुरु मिल गए, गुरु से योग सीख लिया। तो यहाँ जैसे हमारे नागा साधु रहते हैं, इस तरह से वो दिल्ली में रहते थे, पर मुगलों के बीच में बड़े लोकप्रिय थे। तो उन पर भी इस्लाम की निंदा का आरोप लगा करके औरंगजेब ने उनको भी फांसी लगवा दी थी। फिर गुरु तेग बहादुर को 1600 नहीं, वो सर वो औरंगजेब वाली सोच आज भी तो चलती है। हाँ, ये भी चल। फिर 1675 में गुरु तेग बहादुर को का सर कलम करा दिया। तो इन सारी बातों में अभी कोई हिंदू फिगर आपको नहीं दिख रहा है। गैर हिंदू जो मुस्लिम नहीं है, उन सारे लोगों को वो लगातार कत्ल करवाता गया, या कि फिर उनको फांसी लगा करके किसी बहाने से मराता, उनकी हत्या करवाता गया। तो ये बात हमें भूलने की नहीं है। अब कुर्ता के मामले में, फिर कुर्ता के बारे में दूसरा जो फिगर हमारे सामने आता है वो जहांगीर है। उसके सामने उसने भी काफी अत्याचार करा है, लेकिन उससे भी ज्यादा क्रूर था जिसने भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना की, अकबर। तो अकबर अपने पहले चरण में बहुत क्रूर शासक था। उसकी क्रूरता का ही प्रतिबिंब हम कह सकते हैं कि कुछ हद तक औरंगजेब में दिखता है। लेकिन उसके जीवन में परिवर्तन आया जब वो हिंदू फिलॉसफी के हिंदुओं के संपर्क में आया, और उसके शासनकाल में तो यूरोपियंस भी आए, तो बहुत से यात्री आए जो उसके दरबार में ही पहुंचे। तो जब सबके संपर्क में आया तो उसकी जो मानसिक संकीर्णता थी वो धीरे धीरे खत्म होने लगी। और फिर उसने वो काम कराया जो इन्हीं इतिहासकारों ने, जो जिन्हें मैं कहता हूँ स्टूपिड फैक्ट्री के जो इतिहासकार, उन्होंने उस बात को दबाया। क्या दबा लिया ये कि औरंगजेब को जब समझ में आया तो उसने रोजे की जगह फास्ट व्रत करना शुरू किया, एकादशी का व्रत करना शुरू किया अकबर ने। और फिर उसने रामायण का, महाभारत का, अथर्ववेद का और कई भागवत का, इन सारे ग्रंथों का संस्कृत से किस भाषा में, फारसी में ट्रांसलेशन करा, अनुवाद कराया। क्या जरूरत थी उसे? वो चाहता था कि ये जिस चीज को मैं जान गया हूं कि भारत के लोग उदार और महान हैं, इनकी महानता को मुगलों का वर्ग जो फारसी बोलता है वो भी जाने, इसलिए उसने फारसी में ट्रांसलेशन कराया, ना कि हिंदी में कराया। तो इसके लिए अकबर की हमें तारीफ करनी पड़ेगी। वो उस रास्ते पर चल पड़ा था जहां से आने वाले भारत के अच्छे दिन शुरू होते। फिर बाद में उसकी उसी अंत, जीवन के अंत के समय में है, फिर कुछ समय बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। तो अकबर और दारा शिकोह, अकबर का अंतिम समय और दारा शिकोह की पूरी लाइफ, यहाँ से सेकुलर इंडिया की, यदि जैसा सेकुलर ये चाहते हैं कम्युनिस्ट और मार्क्सिस्ट और कांग्रेस के भी लोग, वो सेकुलरिज्म, और जैसा हम भी चाहेंगे जब किसी के बीच में कोई तनाव ना हो, कोई दुर्भावना ना हो, वो शुरू होती है अकबर के अंतिम चरण के जीवन से और दारा सिकोह के पूरे जीवन से। एनसीईआरटी का जिक्र कर लेते हैं सर, चूंकि एनसीईआरटी में तमाम तरह की चीजें अभी ये सब एनसीईआरटी की किताबों में इम्प्रूवमेंट हो रहा है, क्वालिटेटिव इम्प्रूवमेंट हो रहा, मैं कहूँगा। अच्छा, तो उसका स्वागत किया जाना चाहिए। इसमें समय लगा है और अभी भी पूरी नहीं, उस पर भी विवाद हुआ सर, उस पर भी बहुत विवाद हुआ कि एनसीईआरटी के साथ छेड़छाड़ किया जा रहा है। मौजूदा सरकार अपने हिसाब से इतिहास लिखने की कोशिश कर रही है और बाकी जो इतिहासकार थे उन्हें कुछ और बताना चाहती है। तमाम तरह का विवाद हुआ है। जो आरोप लगे एनसीईआरटी किताबों पर, वो कई मैंने तो अभी तक पिछली चर्चा में उनको एक्सप्लेन कर दिया है। उदाहरण डीयू की एक प्रोफेसर है मैडम रुचिका शर्मा, उसने कहना शुरू किया कि औरंगजेब ने मंदिर बनवाए। तो मैंने कहा कि औरंगजेब महान था, तो उसकी पराजय पहले गिना दी। अब जिन गैर हिंदुओं की हत्या करवाई औरंगजेब ने, वो मैंने अभी गिना दिए। अब ये कहा जो जा रहा है कि औरंगजेब ने मंदिरों को बना दिए, तो देखिए ये इसके पीछे साजिश है। भारत के इन्हीं इतिहासकारों ने कोई ऐसा अपनी किताबों में कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं दिया है। क्या हुआ कि 1957-58 के आसपास, यदि मुझे ठीक से याद है, बहुत पहले का पढ़ा हुआ, पाकिस्तान के जर्नल में ये बात छापी गई कि औरंगजेब ने कुछ मंदिरों को दान दिया था।
डोनेट किए थे, पाकिस्तान के जर्नल में छपी, और पाकिस्तान के जर्नल में जो वहाँ के पेपर में, रिसर्च पेपर में बात छपी, उसको इन्होंने अडॉप्ट कर लिया हमारे कम्युनिस्ट मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस ने। और फिर इन्होंने अपने पब्लिक लेक्चर्स में जब बात कहा, तो फिर वो इंग्लिश इन्हीं इंडियन एक्सप्रेस और टाइम्स ऑफ इंडिया और इन सारे न्यूज़पेपर्स के थ्रू कॉमन होगी। जब आप गूगल में सर्च करेंगे तो आपको वो रेफरेंस मिलते हैं जो पाकिस्तान के द्वारा प्रोड्यूस किए गए हैं। ये इसकी सच्चाई है। पर यदि हम लोकल कुछ स्थानीय किंवदंतियों को भी महत्व दें, मान लें उन्हें, तो एक मंदिर के बारे में कहा जाता है कि जो चित्रकूट का मंदिर है, चित्रकूट में हनुमान जी का मंदिर है, कहा जाता है ना, तो उसको औरंगजेब ने डोनेट किया। उसकी कहानी या नहीं बता रही है मैडम रुचिका, देखिए ये उसी ग्रुप की हैं, तो आधा सत्य बताती हैं, और इनको कुछ खास उन्हीं के द्वारा, उसी स्टूपिड फैक्ट्री में पढ़ाए गए, जो वहां से पढ़ के निकले हैं पत्रकार, उन्होंने ही उसको बार बार फुटेज दी है। उसमें से एक लल्लू टॉप चैनल भी है ना, तो लल्लू टॉप में उसके कई इंटरव्यू हुए, वहीं से पॉपुलर हो गई है। तो आज उनकी सच्चाई खोल देते हैं। तो क्या हुआ कि औरंगजेब अपनी सेना के साथ जा रहा था काशी में विध्वंस करने के बाद में, और उसने जो हमारी विंध्यवासिनी माँ का मंदिर है उसे भी ध्वस्त किया, ये बात भी कहने की है। और जब वहां से आगे बढ़ रहा था तो चित्रकूट की ओर बढ़ा। वहां पर क्या है कि पानी की कमी पड़ गई, गर्मी का समय था शायद, तो वो पहाड़ी इलाका है सर, पहाड़ी इलाका है, पानी नहीं था और प्रदूषित पानी था, तो इसकी सेना ने प्रदूषित पानी पी लिया, और सबको जो है ना ये इन्फेक्शन हो गया पेट में जबरदस्त। अब ना वहाँ दवाइयाँ, ना औषधियाँ, ना कुछ, और वो इन्फेक्शन बहुत ज्यादा कॉलरा की तरह से हो गया। तो लगा कि बहुत सेना का बहुत बड़ा हिस्सा मर जाएगा कॉलरा में। आप 3-4 दिन 5 दिन यदि आपको कुछ ना मिले तो हाईएस्ट है ना, सर्वाइवल नहीं हो पाता है। तो फिर किसी ने बताया कि जो मंदिर के पुजारी हैं उन पुजारी को आयुर्वेद का ज्ञान है। तो फिर औरंगजेब की सेना ने, जो भी रहे होंगे इसके सरदार, पंडित जी को बुला के लाए। पंडित जी सरल व्यक्ति, उन्होंने उन सबका ट्रीटमेंट कर दिया। इसकी वजह से उन्होंने उस मंदिर को छोड़ दिया, और जो सेना नायक था उसने अपनी तरफ से अपने नाम पर कुछ अशर्फियां, कुछ डोनेशन जो है मंदिर को दे दिए। और तो ये औरंगजेब के द्वारा दिया गया डायरेक्ट डोनेशन नहीं था, डायरेक्ट दान नहीं था। तो किसी ने भी, भारत के किसी इतिहासकार ने औरंगजेब के द्वारा किए गए डायरेक्ट डोनेशन को इस तरह से अभी सामने नहीं रखा है। जो किंवदंतियां हैं उसके किसी सामंत ने दे दी, किसी सिपा सालार ने कर दिया, तो उन सारी घटनाओं को औरंगजेब के नाम में क्लब करके उसकी इमेज बनाई जा रही है। इमेज बिल्डिंग अगेन फॉल्स है। तो रुचिका शर्मा और लल्लू टॉप चैनल चलाने वाले लोग इसको देख के समझ लें। तो हिस्ट्री की बात हम कर ही रहे हैं सर, अब थोड़ा मॉडर्न डे में आ जाते हैं, क्योंकि हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं और आजकल सब कुछ टेक्नोलॉजी है। हम और आप टेक्नोलॉजी के बिना चल नहीं पा रहे हैं। एक तरफ हम ये कहते हैं कि भारत जो है तीसरी चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, तेजी से हम बढ़ रहे हैं, जो कि ठीक भी है। सवाल ये है कि हम ये कहते हैं कि हम अमेरिका को बीट कर देंगे, हम पहले उतने समझदार नहीं थे, उतने सजग नहीं थे। आज भी तो अगर हम कुछ सर्च कर रहे हैं तो हमें गूगल दिखाई देता है, हमें क्रोम दिखाई देता है, सब कुछ अमेरिका से चलता है। तो मतलब हमारे यहाँ के 1/3 लोगों का तो डेटा उसके पास है, जिस दिन वो चाहेगा रिटेलिएट कर देगा हमें। क्या हम टेक्नोलॉजी पर डिपेंडेंट हैं और हमें यह लग रहा है कि नहीं अब हम बहुत बुद्धिमान हो रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं? नहीं नहीं, इसमें तो मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा कि भारत जो है एक डिजिटल बॉम्ब पर बैठा हुआ है, और हमारी जो दिन प्रतिदिन की डेली गतिविधियां हैं, जो हमारा डेली लाइफ है, ये गवर्न हो रहा है अमेरिकन टेक्नोलॉजी के द्वारा, है ना। और भारत में दुर्भाग्य से जब ये कांग्रेस के समय ये घटना हो रही थी, तब हमारे नीति पॉलिसी मेकर्स ने हमारी डिजिटल सिक्योरिटी को ध्यान में नहीं रखा। तो मैं आपको बताऊं कि जो जीमेल है, जीमेल में जो प्रोजेक्ट है गूगल का, इसमें यूएस डिफेंस की फंडिंग है। इसमें यूएस डिफेंस की फंडिंग है, तो फंड उनके बीच में क्या कॉन्ट्रैक्ट हमें पता नहीं है। तो निश्चित रूप से जब 30-40% की फंडिंग होगी यूएस डिफेंस की, तो डेटा एक्सेस भी उसके पास होगा। तो भारत की हर व्यक्ति का डेटा यूएस डिफेंस के पास में जा रहा है। जिस दिन यूएस डिफेंस चाहेगा उसको मिसयूज कर सकता है अलग तरीके से। बिल्कुल कर सकता है। इसके लिए पिछले वर्ष मैंने इसरो के चेयरमैन थे उनसे पर्सनल लेवल पर बात की थी। यदि आप किसी मीटिंग में जाते हैं और पॉलिसी मेकिंग पर कोई मीटिंग हो रही है, तो इस बात को सामने रखें कि ना जीमेल सिक्योर है और ना ही आपका गूगल मैप सिक्योर है। तो ये तो ऐसा हो कि यदि कोई डेटा इनका हमें यूज करना ही है, तो चैनल हमारा होना चाहिए, मतलब सर्वर्स भारत में होने चाहिए। ऐसा नहीं कि भारत का जो डेटा निकाल कर ले जाए। तो हर चीज जो वर्चुअल जा रही है, हर चीज वर्चुअल नहीं होना चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर भारत में भारत का होना चाहिए। एक
दूसरी बात है, देखिए अब गूगल तो बहुत बड़ी कंपनी है, पर दुनिया का वर्स्ट ईमेल सिस्टम जीमेल जो है वो गूगल ने भारत में लॉन्च करके रखा है। इसमें टेक्निकल फॉल्ट है। तो क्या होता है कि आपकी ईमेल बड़े आराम से किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा उसमें ऐसी डिफेक्ट को जिंदा रखा गया है। ये मेरा आरोप है कि एक डिफेक्ट कि यदि आप एलियास यूज कर रहे हैं और आपने डॉट लगा के अलग अलग वेरिएशन बनाए हुए हैं, तो आपकी ईमेल कभी भी किसी भी दूसरे डॉट वाले व्यक्ति के द्वारा एक्सेस की जा सकती है। मेरे पास दर्जनों मेल ऐसी आती हैं जो मेरी नहीं है, वो कोई व्यक्ति है वो किसी और को भेज रहा है, कोई नाम मुझसे मिल रहा है ललित डॉट मिश्र, तो स्पेलिंग इधर की हो गई पर डॉट है, तो वो डॉट लगने की वजह से वहां पर इसका लॉजिक फेल होता है। और ये गूगल को पता है, जीमेल को पता है, और ये कब से पता है? 2005, 6, 7 से पता है। इसके बाद भी इसको उन्होंने करेक्ट नहीं किया, आज भी वो प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर रही है। तो जानबूझ करके भारत में एक वल्नरेबिलिटी गूगल क्रिएट करके मेंटेन किए हुए है। क्यों किया हुआ है? इतनी बड़ी कंपनी जिसका इतना बड़ा नाम है, तो उस पर इतना बड़ा आरोप है कि इन्होंने अपने आप को फुल प्रूफ नहीं किया है। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं इंटेंशन खराब है। इसी तरह अभी जब आपकी जो नायरा वाली कंपनी थी, उस वो वर्चुअल 360 ऑफिस 360 पर चल रही थी, तो उसका एक ही दिन एक्सेस खत्म कर दिया माइक्रोसॉफ्ट ने। तो ये वल्नरेबिलिटी हम कर रखे हुए हैं। कोई भी चीज यदि वर्चुअल हो तो भारत के फायरवॉल के भीतर हो, बिजनेस करें और कमाएं इंटरनेशनल कंपनीज, लेकिन भारत का डेटा किसी दूसरे देश में नहीं जाना चाहिए। पॉलिसी मोदी जी को तुरंत तत्काल हाई प्रायोरिटी में काम करना चाहिए। अब दूसरी बात है कि हम लोगों ने वो प्रोडक्ट्स क्यों नहीं बनाए? देखिए, ईमेल का तो पहला प्रोडक्ट इंडियंस ने बनाया था, हॉटमेल जो था, उसी को अक्वायर करके माइक्रोसॉफ्ट फिर ले गया, है ना। तो हम भी प्रोडक्ट्स बना सकते हैं, पर हमारी जो आईटी कंपनीज हैं इनका ट्रांजैक्शन बिजनेस पर फोकस रहा, ये कमाना चाहते थे। तो प्रोडक्ट्स हमारी इंडियन कंपनीज ने नहीं बनाए, चाहे वो टीसीएस हो या कि इन्फोसिस हो या कोई, ये जो सर्विस ओरिएंटेड बिजनेस था इस पर इन्होंने फोकस किया और बिलियंस छाप लिए। लेकिन ये प्रोडक्ट, छोटे छोटे प्रोडक्ट्स है ना, आप एक ईमेल इंजन बना लें तो फिर उस ईमेल इंजन से आप बड़ा व्यापार कर सकते हैं। तो ये जो रिटेल बिजनेस है, एक प्रोडक्ट का जो रिटेलिंग की जा सकती है, ये हमारे वेंचर कैपिटल्स ने, हमारे इंडस्ट्रीज ने इस पर ध्यान नहीं दिया, मैन्युफैक्चरिंग पर ध्यान नहीं दिया, तो हम इन चीज़ों पर पिछड़ गए हैं। और यही बात चाइना ने को समझ में आ गई, तो चाइना ने अपने सारे सिस्टम्स किए। तो भारत को क्या चाहिए? भारत तुरंत अपना सारे नागरिकों को एक्सेसिबल होने वाला एक ईमेल सिस्टम डेवलप करे तुरंत, और भारत में इतनी कैपेबिलिटी है, हमारे लोग बना देंगे। और मैंने एक बार इंडियन एयरफोर्स के लिए ईमेल मैसेजिंग सिस्टम जो नॉन हैकेबल है, वो अपने किसी प्रोजेक्ट में, जब मैं आईटी इंडस्ट्री में काम करता था, हमने बना के दिया हुआ है और वो 8-10 वर्षों तक चला हुआ है। हम कर सकते हैं। तो जब इंडियन एयरफोर्स हमसे करा सकती है, तो फिर और हजारों लोग होंगे, हमसे ज्यादा इंटेलिजेंट लोग होंगे, बना सकते हैं। तो ये जो डिजिटल बम पर हम बैठे हुए हैं, किसी भी दिन पूरे भारत को स्टैंड स्टिल मोड में एक ऐसी स्थिति में पहुंचा सकता है जहां फिर हम कई लंबे समय तक के लिए हम ब्लॉक हो जाएं, हम कुछ काम ना कर सकें, हम प्रोग्रेस ना कर सकें, हमारे सारे ट्रांजेक्शन रुक जाए, बहुत पॉसिबल है। तो ये इस चीज को हमें, हमारी सरकार को देखना पड़ेगा। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद सर समय देने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए। चाहे इतिहास की बात हो, भूगोल की बात हो, फिर चाहे मॉडर्न हिस्ट्री की बात हो, एंशिएंट हिस्ट्री की बात हो, मिडिवल हिस्ट्री की बात हो, सर की जो जानकारी है, सर की जो इनका नॉलेज है तमाम चीज़ों को लेकर, इतना डीप है, इतना बेहतर है कि 1 घंटा तकरीबन हमें बातचीत करते हुए हो गया और समय का पता भी नहीं चला कि समय कब चला गया। समय का अभाव है, चर्चा और भी बेहतर हो सकती थी, चर्चा और लंबी हो सकती थी, 1 घंटे तो और भी जा सकते थे, मतलब कम ही होता, सर का नॉलेज इतना है। लेकिन संभवतः हमने इन समय अंतराल के बीच, इन 1 घंटे के बीच में हमने हर संभव कोशिश की, ये कोशिश करते हुए कि हर सवालों का जवाब ले लिया जाए, लेकिन हर कुछ मतलब इतने समय में कैप्चर करना, उस टॉपिक तक पहुंचना बड़ा मुश्किल हो जाता है, खास करके तब जब चर्चा इतनी गहरी चल रही हो। लेकिन सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमको समय देने के लिए और हमारे साथ बातचीत करने के लिए। लेकिन सवाल वही कि इतिहास के साथ छेड़छाड़ की गई, इतिहास को लेकर द्वंद्व बना रहा, इतिहास को सबने अपने अपने हिसाब से लिखा, इतिहास में हमें उनके बारे में पढ़ाया गया जो कहीं और से आए थे, वहां से मारे गए थे, भगाए गए थे, यहाँ आके सो कॉल्ड उन्हें राजा कहा गया, इसके बाद नरसंहार हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन इतिहास को तोड़ा गया, मरोड़ा गया। और इतिहास आज भी अपने साथ एक प्रश्नवाचक चिन्ह का गैप हमेशा रखता है, क्योंकि
इतिहास देर आता है लेकिन दुरुस्त आता है। लेकिन अभी तक इसके पहले जो आया, सर का भी आपने वक्तव्य सुना कि तमाम तरह की खामियां हैं। टेक्नोलॉजी को लेकर सर ने जो बताया कि आज भी हम कई बार कहते हैं कि हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन हम तब पढ़ पाएंगे जब हम खुद पर काम करना शुरू करेंगे, हम किसी दूसरे पर आधारित नहीं रहेंगे। उसके बाद भारत की जो विकास की गति है, जो ट्रेन है, वो और स्पीड से आगे बढ़ेगी। बाकी आप सब ने जो है सर की बातों को ध्यान से सुना। और फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत।